पार्शियल डेरिवेटिव विद कांस्टेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया w इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जी, और एक दूसरा मैंने एक और इक्वेशन ली है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो इसमें आपके पास w और z डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x y और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इसमें भी आपके पास जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगी तो यहाँ पर जो z है इस इक्वेशन के साथ जब उसे कनेक्ट करेंगे तो z जो है वो डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर। तो एज अ होल इन जनरल इन दोनों इक्वेशंस को अगर लिखा जाए तो वहाँ पर w और z हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं, x और y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं। अगर हमारे पास होता है y इक्वल टू एफ एफ एक्स होता है, यहाँ पर x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और y जो होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, w और z जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब आपको एक एग्जांपल दी जाएगी जिसमें आपको फंक्शन भी दिया जाएगा और कांस्टेंट भी दिया जाएगा। यहाँ पर ये वाली चीज़ आपके पास कांस्टेंट है क्योंकि हमने अपने z वेरिएबल को कनेक्ट किया है इस फंक्शन के साथ। तो यहाँ पर जो हमारे पास z वेरिएबल आएगा, ये जो इक्वेशन आएगी फंक्शन के अलावा जो इक्वेशन आएगी वो कांस्टेंट कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और एक z कांस्टेंट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फंक्शन में जो z है ये एज अ फंक्शन यूज़ हो रहा है क्योंकि ये आप एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है आगे x और y के ऊपर। हालांकि यहाँ पर इस इक्वेशन में आपके पास जो x और y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन इस इक्वेशन में z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, x के ऊपर और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आपको कहा गया कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर w जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस इक्वेशन से हमें ये तो पता लग गया कि हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन हमें y और z के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि वो इंडिपेंडेंट है या वो डिपेंडेंट है। जस्ट हमें इस इक्वेशन से x के बारे में पता चला है कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन y और z के बारे में कुछ नहीं पता। अब आपको पता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स ये इक्वेशन होती है। यहाँ पर x जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और y जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक पहला तरीका है कि मैं x की वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकती हूँ, दूसरा तरीका है इस इक्वेशन को लिखने का कि y की वैल्यू भी तो इसमें से फाइंड की जा सकती है। तो इस इक्वेशन को हम इन दोनों तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की है इस इक्वेशन से, फिर इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x का बारे में जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल शो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम ये वाली इक्वेशन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल शो हो रहा है, और हमने क्या बताना है, हमने ये दिखाना है कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये थर्ड वाली इक्वेशन मैं नहीं ले सकती, पर हाँ ये पहली दोनों इक्वेशन ज़रूर ले सकती हूँ क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन में y और z के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मेरे पास, इन दोनों को लिया जा सकता है। तो हमने यही किया है, पहले एक बार ये फंक्शन लिया है w और उसके साथ ये z वाली पॉसिबिलिटी लगाई है, कांस्टेंट ये लगाया है। फिर दूसरा केस बनाया है, उसमें यही वाला फंक्शन लगाया लिया है और उसके साथ ये y वाली पॉसिबिलिटीज़ लगाई है। केस 1 और केस 2 दो केसेस बन गए, लेकिन ये वाला मैं केस नहीं ले सकती क्योंकि इस केस में आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन x जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन क्वेश्चन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये वाला केस नहीं ले सकते, बस ये दोनों केस ले सकते हैं। दो केसेस बन गए। इन दोनों केसेस की तरफ देख के मैंने ये लिखा है कि पहले वाले केस में w और z आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y इंडिपेंडेंट है। दूसरे वाले केस में w और y जो है वो डिपेंडेंट है, x और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है w का x के रिस्पेक्ट। इस w का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना है। तो पहले केस 1 लेके चलते हैं। यहाँ पर पीछे दो केसेस थे,
पहले मैं केस 1 करूँगी जिसमें W और Z डिपेंडेंट होंगे, X और Y इंडिपेंडेंट होंगे। केस 1 में चलें लेके, ये Z की वैल्यू अब इसमें पुट कर दी है, यहाँ पर Z की जगह पर उसका स्केयर कर दिया, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये W निकल आया। अब W का हमने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू X, तो X के रिस्पेक्ट टू इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, वहाँ Y कांस्टेंट लिया जाएगा तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव ये आ गया। अब केस 2 हमने सॉल्व किया, केस 2 में हमारे पास ये कांस्टेंट लेके चले थे हम, ये वाला कांस्टेंट हमारे पास था केस 2 में। अब ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है और उसका स्केयर किया, सिंप्लीफाई किया तो w मेरे पास ये आ गया। अब w का पार्शियल डेरिवेटिव आपको कहा गया फाइंड आउट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर x कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ गया। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, दोनों केसेस को देखें, तो दोनों केसेस में पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंट आए हैं। यहाँ पर 0 आया है और यहाँ पर 4x³ + 2x + 4xy² आया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये पार्शियल डेरिवेटिव के आंसर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। पार्शियल डेरिवेटिव मे चेंज देयर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव के आंसर्स। यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y और डिपेंडेंट w और z लिए तो आंसर कुछ और आया। यहाँ पर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को लिया w और y तो आंसर कुछ और आया। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपके पास जो आप आंसर्स आएंगे इसके वो डिपेंड कर रहे हैं इन वेरिएबल्स के ऊपर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल ली गई है, यहाँ पर w आपको दिया गया फंक्शन और एक कॉन्स्ट्रेंट दिया गया है और आपको कहा गया कि आपने पार्शियल w व पार्शियल x मालूम करना है एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पर x के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन y और z के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ y, z, तो इसका मतलब है यहाँ पर y, z भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे शो हो रहे हैं। x तो है ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पर y, z अगर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर y, z भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए x का, w का x के रिस्पेक्ट चाहिए, तो हमने इसी w को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया। अब यहाँ पर z को एज अ कांस्टेंट नहीं सपोज किया जाएगा क्योंकि z जो है वो फंक्शन है x और y का, z जो है वो डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर, x और y वेरिएबल्स हैं तो हम z को कांस्टेंट नहीं ले सकते यहाँ पे, इसलिए z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आया। अगर यहाँ कहा जाता है कि w का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू y तब भी यहाँ पे z कांस्टेंट नहीं आना था क्योंकि z फंक्शन है x और y का, तो यहाँ पे पार्शियल z ओवर पार्शियल y आना था। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ इस इक्वेशन में हमें ज़रूरत है z के x डेरिवेटिव की, पार्शियल डेरिवेटिव्स की, तो ये हमने निकालने हैं इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ से इसको हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, इनके पार्शियल डेरिवेटिव लिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3z² पार्शियल z ओवर पार्शियल x आ गया माइनस y प्लस y पार्शियल z ओवर पार्शियल x आ गया। x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो y कांस्टेंट होगा वहाँ पर आपके पास। यहाँ सिंप्लीफाई किया हमने, अपने पार्शियल z ओवर पार्शियल x की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी इस जगह पर, तो हमारे पास ये वाले ये आया पार्शियल w पार्शियल x ये आया। अब हमें कहा गया है यहाँ पर कि आपने इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की। पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने निकाल लिए, ये आया। अब इसमें पॉइंट पुट कर देना, x यहाँ पे 2, y की यहाँ पे -1, z की यहाँ पे 1 पुट किया, उसको कैलकुलेट किया तो आंसर 3 आया। बस जस्ट इतनी सी चीज़ आपने करनी है, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं आपने इस इक्वेशन के। पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने के बाद वो पॉइंट पुट कर दिया और इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी कि कौन कौन से आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं।